नमस्कार। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह किसी दर्दनाक मसले पर बात करना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मसला इतना बड़ा है और शायद थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आज हम सब लोग उद्वेलित हैं। हालांकि ये उद्वेलन कितनी देर तक रहेगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज के क्षणजीवी या कहिए ट्विटर जीवी समय में हमारे पास मुद्दे भी जो आते हैं वो जैसे हमें कोई जल्दी रहती है। एक मुद्दा आया, चलो इसको खत्म करो, इस पर प्रतिक्रिया दो, दूसरे मुद्दा आया, तीसरा आया, चौथा आया। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल पर आपको तत्काल कोई प्रतिक्रिया शायद नहीं भी मिले। इसीलिए कल का ये कांड है, लेकिन मैं आज बात करने बैठा हूं और वो भी एक विशेषज्ञ के साथ बैठा हूं जो कानून को जानते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इस मसले की कानूनी व्याख्या बहुत जरूरी है। इसके कानूनी पेच जो हैं उनको सुलझाया जाना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं सुभाष की। बेंगलुरु के एक टेकी थे। टेकी अच्छा शब्द लगता है ना सुनने में, कितना अच्छा लगता है। मतलब टेक्नोलॉजी के करीब थे, एक आधुनिक व्यवस्था में जो मनुष्य होते हैं उसके थे। बढ़िया सैलरी रही होगी, बढ़िया घर बार रहा होगा, लेकिन वो व्यक्ति 24 पन्नों का अपना डेथ लेटर लिखता है। सोचिए वो कितना भरा पड़ा होगा। 20-22 मिनट का पूरा वीडियो बनाता है और उसके बाद अपनी जान दे देता है, और ये कहते हुए कि उसे किसी चीज में आस्था नहीं है। उसकी ना तो भारतीय गणराज्य में आस्था थी, न उसकी भारतीय न्यायपालिका में आस्था रही थी, न उसकी जिंदगी में तो आस्था खैर थी ही नहीं, तभी उसने ये पूरा छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उसने उठाया है, जो मैं लगातार अपने हर एक मंच पर कहता रहा हूं, हमारी न्यायपालिका सड़ी हुई है। और दोस्तों, ये बार बार बताने से और कहने से नहीं होगा। न्यायपालिका की जगह उसका नाम अन्यायपालिका कर देना चाहिए। वो जो लेडी के आंखों से पट्टी बांधी गई है, उससे कहीं भी ये तय नहीं हुआ है कि न्याय की आंखों से पट्टी उतर गई है। जैसा कि सुभाष ने अपने वीडियो में भी कहा है कि खुद जज ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इससे साफ साफ कहीं कुछ नहीं होता है। और हम सभी जानते हैं कि लोकल कोर्ट्स में क्या होता है, स्थानीय न्यायालयों में क्या होता है। पेशकार जब डेट के लिए 50 रुपए 100 रुपए लगाता है, और वहां जो कोर्ट्स की हालत है, कोर्ट्स एक धब्बा है, कोड़ है कहिए तो। और वहां जो न्याय के नाम पर होता है, जो फैसला सुनाने के नाम पर होता है, उससे हम सभी बखूबी परिचित हैं। लेकिन हमारे परिचय को थोड़ा सा ज्ञान की धार भी चाहिए थी, थोड़ा सा अनुभव भी चाहिए था। तो हमारे साथ हैं कुमार प्रियांक, स्वागत है इनका। कुमार प्रियांक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, ठीक उसी लॉ फैकल्टी से, उसी सीएलसी से जहां से पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब पढ़े थे, जहां से बहुतेरे बड़े बड़े नाम कानून की दुनिया के निकले हैं। प्रियांक जी फिलहाल पटना में रहते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो। मूलतः इनको यूपीएससी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो एसएससी की नियुक्तियां निकलती हैं, या फिर जो दारोगा की नियुक्तियां हो गई, या फिर जो राज्य स्तरीय नियुक्तियां हो गई, उसमें भी ये कोच करते हैं। प्रियांक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो ये देखना होगा कि क्या इस कानून की हम लोगों ने मजामत कर दी, मरम्मत कर दी, कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं? मैं तो बदहवास हूं। मतलब एक व्यक्ति इतना टूटा हुआ कि 22 पन्ने का लेटर लिखता है। 24 पन्ने का जी। पूरे 2 साल। हाँ, मतलब अब पूरे पिछले जो 2 साल से जो वो झेल रहे थे, तो उन्होंने उसमें अपनी पीड़ा को जो है व्यक्त किया है और बताया कि किस प्रकार उनको पिछले 2 साल में 120 तिथियों पर आना पड़ा, तारीखों पर, जौनपुर बेंगलुरु से। और कई बार ऐसा होता है वैलोक भाई कि जब आप आते हैं कोर्ट में तो पता चलता है कि आज जज साहब नहीं है,
तो पता चलता है कि दूसरा पक्ष नहीं है। कई कारणों से उस स्थिति को आप समझिए कि बेंगलुरु से पटना आना अपने आप, सॉरी जौनपुर आना, बेंगलुरु से जौनपुर आना अपने आप में कितना कष्टदायक रहता होगा और महंगा भी। लगातार आप जब प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, छुट्टियां लेनी कितनी मुश्किल हो जाती हैं, और ऐसे में कोर्ट को कोई मतलब नहीं होता कि आपको आना है तो आना है। प्लस शुरुआत में देखा गया था कि हम लोग शुरुआत से अगर देखें तो ऐसा है कि सोसाइटी तो मेल डोमिनेंट है, ये पुरुष प्रधान है, तो इसको देखते हुए जो हमारा कानून था वो बनाया गया था, थोड़ा सा महिलाओं की तरफ से टिल्टेड कर दिया गया महिलाओं की तरफ। दूसरा आप देखेंगे कि हमारे समाज में जातिगत व्यवस्था रही, जाति आधारित वर्ण व्यवस्था रही, तो इसके कारण जो है आप देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब एक्ट भी लाया गया था, तो उस समय के हिसाब से चीजें थी। अब देश को स्वतंत्र हुए आप समझिए कि आप 8वां दशक ये चल रहा है अब, और हम 1947 में स्वतंत्र हुए थे, 1950 में हमारा संविधान की तरफ बनकर तैयार हो गया था, और तब से लेकर के आज तक चीजें बहुत बदली हैं। अब पहले वाला एकदम आप समझिए कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो या फिर हर जगह एससी एसटी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब पहले वाली स्थिति नहीं रही है कि आप उसमें संशोधन न करें। हमारे यहाँ अमेंडमेंट का प्रावधान ही इसीलिए है कि बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग अपने कानून में सुधार करते जाएं। आज स्थिति क्या हो गई है कि उन पहले के सड़े गले कानूनों को एक पक्षीय कर दिया जाता है और न्याय की बजाय ये अन्याय हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली नैसर्गिक न्याय पर, नेचुरल जस्टिस पर आधारित न होकर के ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। और जैसे ही कोई महिला आरोप लगा दे, कोई शेड्यूल ट्राइब से संबंधित व्यक्ति आरोप लगा दे, तो उसे प्रथम दृष्टया बिना किसी सबूत के ही सही मान लिया जाता है और सीधे जेल भेजने की कार्रवाई हो जाती है। इसके पहले भी मैं इस मुद्दे के साथ साथ एससी एसटी कानून पर भी आना चाहूंगा कि उसमें भी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि केवल आरोप लगा देने से किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए, बल्कि कम से कम डिप्टी एसपी लेवल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच के बाद ही किसी को जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर होता क्या है कि सीधे सीधे ये लोग जो है जेल भेजने की कार्रवाई करते हैं कि, और एक व्यवस्था अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जिस मामले में निचली न्यायपालिका को बेल दे देना चाहिए, उसमें ये समाज क्या कहेगा, अखबारों में क्या छपेगा, मीडिया में क्या आएगा, जज को लोग भ्रष्ट तो नहीं कहेंगे, इसके कारण ये निर्दोष को भी बेल देने की बजाय जेल दे देते हैं। और अमूमन एक परंपरा बना दी गई है कि अगर किसी पर रेप चार्जेस, मर्डर चार्जेस लगेगा तो उसको बेल लेने के लिए हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट से उसको बेल मिलता ही नहीं है। जबकि नियम ऐसा नहीं है। नियम ऐसा कहता है कि अगर किसी पर रेप चार्जेस लगा है, अगर किसी पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, तो आप लोअर कोर्ट से भी बेल पा सकते हैं अगर सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है प्रथम दृष्टया तो। लेकिन जानबूझ करके ये लोअर कोर्ट के जजेस अपने ऊपर लेते ही नहीं है कुछ भी, कि हम पर जो है लग जाएगा कि अरे ये पैसा खा करके जज ने जो है बेल दे दिया है। ये मैटर को सीधे हाईकोर्ट को देते हैं, सीधे हाईकोर्ट का नियम बना दिया गया है। मेरे कई मित्र जो हैं वो जजेस भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और बिहार में भी हैं, हमने कई राज्यों में है, क्योंकि मैंने सिविल से पढ़ाई की है, तो मेरे कई साथी जो हैं वो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, और उनमें से कुछ जज भी बन गए हैं। उनसे मेरी बात होती है, जो लोअर कोर्ट्स में अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, मेरे लगभग सहपाठी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो वो कहते हैं कि प्रियांक भाई इस मैटर में हम लोग नहीं बेल दे पाएंगे, इनको हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा, कि उसको जाना पड़ेगा। अरे जब कानून में प्रावधान है कि आप बेल दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक सड़ी हुई परंपरा बना दी है कि आपको हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। फिर हाईकोर्ट में आप जाएंगे तो वहां जो एडवोकेट्स होते हैं वो कम से कम 50,000 आपसे लेंगे। तो आप समझिए कि एक गरीब व्यक्ति अगर फंस जाएगा तो कहां से 50,000 1 लाख रुपया लाएगा, उसकी हालत खराब हो जाती है। और इन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि विधि से वो अपना अधिकार बनाया है, जिसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, तो बहुत उसका फायदा नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। तो और अभी भी अतुल सुभाष वाले मैटर में हम लोग देखें तो वो बहुत प्रताड़ित थे। मेरा सिंपल ये कहना अभी भी है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, आप लैंगिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव मत कीजिए, जो न्याय है वो कीजिए। अभी हाल ही में 1 जुलाई से, पिछले 1 जुलाई, अभी इस साल के 1 जुलाई से हमने बीएनएस को लाया है, आईपीसी को हटा करके, जो इंडियन पेनल कोड था 1860 का, तो उसमें हमने क्या कहा कि अब ये दंड नहीं न्याय होगा, इसलिए नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता। लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा है कि नाम न्याय रख देने से या कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा देने से ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कानून को साफ साफ दिखने लगा या अब वो न्याय करने लगा। अभी भी
आप देखेंगे कि महिलाओं के पक्ष में कानून टिल्टेड है, एससी एसटी के पक्ष में कानून टिल्टेड है। तो क्या ऐसा क्या है कि क्या महिलाएं जो है वो गलत नहीं होती, क्या एससी एसटी गलत नहीं होते क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन केवल इस आधार पर कि कोई महिला है, कोई एससी एसटी है, इसलिए वो सही जी नहीं होगा। इस जी सोच को, इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। जो न्याय है वो कीजिए आप, जी मेरा यही कहना है। जी। हाँ। एक अंग्रेजी फिल्म मैंने देखी थी, आपने जिस तरह की बात की है उससे मुझे हम्म, वो सीन याद आता है। उसमें एक ब्लैक किरदार है, काला, और वो किसी हम्म, श्वेत अधिकारी के साथ है, दोनों पुलिसकर्मी हैं, और एयरपोर्ट का सीन है। हम्म, मैं नाम भूल गया हूँ फिल्म का, लेकिन बड़ी अच्छी फिल्म है। वो इसी चीज को टैकल करती है, जो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अमेरिका में गंध मची हुई है, और हमारे यहाँ आरक्षण के नाम पर जो गंध मचाई गई है, और जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो बवेला किया गया है, इस सब का ये जो पूरा सिस्टम है, उसमें एक सीन में बस बेपर्दा हो गया है। वो सीन क्या है कि ब्लैक किरदार जाता है और श्वेत से बोलता है कि देखो, मैं एयरपोर्ट पर सिगरेट पी सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोई अगर कुछ कहेगा तो मेरे पास विक्टिम कार्ड है। ये उसके डायलॉग्स हैं। और फिर वो वहां पीता हम्म, है। फिर वो ऐसे दो तीन काम और करता है जो आम तौर पर प्रतिबंधित हैं, लेकिन वो करता रहता है तो कोई उसको कुछ नहीं कहता है। नहीं हमारे कहता है। यहाँ मीडिया ट्रायल और कंगारू जो कोर्ट्स हैं, वो बैठने की बड़ी परंपरा है। आपको याद होगा, अभी जो जेन हम्म, जी जिसको मैं कहता हूं, उसको शायद याद नहीं हो, दिल्ली में एक महिला शिक्षिका के साथ किस तरह का बुरा बर्ताव हुआ था, कि उनके बारे में कुछ गलत रिपोर्टिंग चल गई थी, फिर लोगों ने हमला कर दिया, हम्म, उनके कपड़े वगैरह फाड़े, बदसलूकी की। बिल्कुल। वो- हम्म, उसके अलावा दिल्ली में ही सरबजीत का मामला था, जिसमें लड़की ने फेसबुक पोस्ट किया और उसको दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया, उसकी नौकरी चली कर गई, देंगे। पिता की मौत हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बाद में पता चला कि सारा मामला गलत था, लेकिन सरबजीत का क्या हुआ, क्या हम लोगों ने पता किया? हरियाणा बिल्कुल, चले हाँ सर। आइए, वहां जो रोहतक गर्ल्स थी, वो बस में जा रही थी, हाँ और क्या क्या हुआ था, कहा गया कि वाह बेटियां, दुर्गा, काली। यहाँ तो मतलब सो हमारा देश इतना भावाकुल है ना, कि तुरंत किसी को दुर्गा, किसी को काली, किसी को विष्णु, घोषित कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अवतार हो जाते हैं, हमारी हमारी जनता अवतार हो जाती है। तो ये अवतारवाद का जो खेला है, इस तरह के लाखों, मतलब कितने सारे केस हैं भाई। किसी बेगुनाह लड़के का दर्द कभी किसी ने नहीं दिखाया है भाई। अमन बैंसला है, नाम मखदूम है, चंदन मुखर्जी है, चेतन है, हुसैन अली है, हरीश पासवान है, दीपांशु है, कितने नाम मैं लूं? नामों की एक पूरी फेहरिस्त है भाई। एक सिंपल सा बिल्कुल। ये देखिए, हेडलाइंस हम लोग क्या देते हैं। मैं खुद उस पेशे का हूं और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लड़की को फुसलाकर भाग गया, क्या मजाक है यार हम्म, भाई। दोनों भागे। हो सकता है दोनों में प्रेम संबंध रहा हो, दोनों ने हम्म, अपने इससे, लेकिन आप अक्सर देखिए समझ। हेडलाइन क्या होगी, हम्म, लड़की को हम्म, फुसलाकर ले गया दरिंदा, बिल्कुल। लड़की को बहला दिया, लड़की को ठग लिया। क्यों ठग लिया? लड़कियां इतनी ठग्य क्यों हैं? ठग्य शब्द अगर समझ में ना आए तो ठगे जाने लायक क्यों हैं हम्म, लड़कियां इतनी? क्यों है? क्यों उनको कोई भी कुछ कर देता है? और पुरुष अगर हर बिल्कुल। एक जगह अपना शर्ट फाड़ के और चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन ये अतुल सुभाष की जो चीख है, ये चीख तो बहुत बिल्कुल। भारी पड़ेगी प्रियंक जी, बहुत भारी है। हाँ, अब दिक्कत कई यह है बार। कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम्म, बातें करेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन परिणाम तो वही ढाक के तीन पात रहेगा। क्योंकि जब तक कुछ दिनों बाद फिर मैटर शांत हो जाएगा। आपकी अन्याय पालिका जब तक नहीं सुधरती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, जो आजकल लोग उसको सुप्रीम कोठा कह रहे हैं, और कह रहे हैं साहब, बिल्कुल। आपके यहाँ बिना अस्सी डरे कह हजार रहे हैं। मामले बंद हैं। 80,000 मामले। लोग मतलब अपना वेट करते करते 8 साल से 5 साल से कितने रामू, कितने श्यामू, कितने अब्दुल बंद हैं भाई। हम्म, आप उनकी सुनवाई तक नहीं कर रहे हैं। एक रोटी की चोरी के जुर्म में हो सकता है वो बंद हो, एक 25 रुपए की चोरी के चक्कर में हो। अभी एक 80 या 90 साल के बूढ़े को छोड़ा गया है,
मुझे उसकी कहानी भी याद आ रही है। वो करीबन 50 वर्षों से बंद थे, मतलब जब वो 40-45 के रहे होंगे तब वो बंद थे। और अब पता चला है कि जो भी मामला था वो पूरा का पूरा झूठा। कौन इसका उत्तरदायी है? अतुल सुभाष के घर पर कौन इसका उत्तरदायी है? प्रियांक जी। जी, अब देखिए, अक्सर एक ये होता है कि अब जैसे मैंने इस पर एक फेसबुक पोस्ट किया, तो मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने महिला हैं, तो उन्होंने वैसे उन्होंने एक सवाल उठाया कि रोज जो है सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो पीड़ित होती है, उनकी हत्या की जाती है, तब क्यों इतना बवाल नहीं मचता? हमने कहा क्यों नहीं मचता? अभी कुछ दिनों पहले जो कोलकाता में जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर का रेप और जो उनका मर्डर हुआ था, उसमें काफी बवाल मचा, और मुझे तो लगता है कि अतुल सुभाष के मामले से कहीं ज्यादा बवाल मचा उसमें। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले पटना में ही केनरा बैंक के एक शाखा प्रबंधक को, ब्रांच मैनेजर को, वहां के कोई ठेकेदार था, उसने बहुत बुरी तरीके से मैन हैंडल किया। तो हम सबने उस पर अपना क्रोध व्यक्त किया कि उसको जेल भेजा जाना चाहिए, और जेल भेजा भी गया, वो तुरंत भेजा गया। तो ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि बिना जेंडर बायस्ड हुए, बिना जातीय पूर्वाग्रह, मजहबी पूर्वाग्रह रखे, ऑन मेरिट जो है न्याय किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है। हालांकि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि वो सबके सामने रो नहीं पाता है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और अंदर ही अंदर घुटते रहने के कारण अंत में क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। आप देखिएगा कि आत्महत्या के दर को अगर आप देश में देखेंगे, तो उसमें 25 साल से 45 साल के जो युवा, जो बीच की जो पीढ़ी है पुरुषों में, वो बहुत ज्यादा उसकी संख्या है प्रतिशत के मामले में, महिलाओं से कहीं ज्यादा। क्योंकि वो तो रो करके अपना दर्द निकाल भी लेती हैं गुब्बार, पुरुष कहीं रो भी नहीं पाता है। तो ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है कि जिसको डील करना चाहिए। और फिर लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। आप देखेंगे, शुरुआत से देखिए, अगर हम लोग ब्रिटिश काल से लेकर चलते हैं, तो सती प्रथा के खिलाफ जंग जिस शख्स ने छेड़ी थी, वो राजा राम मोहन राय जी थे, जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रेशर दे दे करके बाध्य कर दिया कि बंगाल में वो सती प्रथा पर रोक लगाएं। क्योंकि उनकी भाभी को सती कर दिया गया था उनके बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद। फिर अब देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर जी पुरुष ही थे, जिन्होंने बंगाल में लड़कियों के लिए 35 से अधिक स्कूल खोले ताकि वो पढ़ सके। तो ये कहना कि लड़कियों के लिए, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में केवल कड़वा ही कड़वा है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी लड़कियों के रास्ते खोले हैं, उनमें से ज्यादातर पुरुष ही थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय जी हों, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हों, चाहे फिर वो दयानंद सरस्वती हों, या फिर हम लोग के जो स्वामी विवेकानंद हो, ये सभी लोग पुरुष ही थे जिन लोगों ने महिलाओं के लिए रास्ते खोले। और यही कारण है कि फिर आगे जो है उनके लिए कानून बनते चले गए, उनकी सुरक्षा के लिए। और यही चीज आप SC/ST जो प्रोविजन एक्ट उसमें देखिएगा, जैसा कि आपने अभी फिल्म का जो बताया कि जो एक आया भी तो बड़ा, एक वाक्य बड़ा फेमस हुआ था, ब्लैक लाइफ मैटर्स। और क्यों भाई, व्हाइट लाइफ, मतलब व्हाइट लाइफ क्यों नहीं मैटर करेगा? मैटर तो दोनों लाइफ करेगा। तो फिर मतलब किसी के लिए विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने सही कहा कि वो तुरंत जो है रोना चिल्लाना, मैंने कई ऐसे मामलों में देखा है कि महिलाएं जो है वो अपना कपड़ा फाड़ के तुरंत पहुंच जाती हैं, और पुलिस तुरंत सामने वाले शख्स को पकड़ लेती है। कई बार पुलिस को, चूंकि मेरे कई शिष्य जो है वो पुलिस अभी अधिकारी हैं, और मेरे कई सहपाठी जो है वो न्यायपालिका में जज हैं, उन सबसे मेरी बात होती है। वो सब बोलते हैं कि प्रियांक जी, हमें बिल्कुल पता होता है कि सामने वाला निर्दोष होता है, लेकिन हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सामने वाले ने आरोप लगाया और वो नॉन अवेलेबल है, तो उनको भेजना पड़ता है। हाथ बंधे हुए हैं कानून हाँ, के मामले में, लेकिन रिश्वत लेने में नहीं बंधे हुए हैं। नहीं, आपका उसमें नहीं बंधे, पेशकार उसमें जब छोड़ 100 देता है। रुपए हाँ, में आपको बेच रहा है आपकी बेंच के नीचे, बिल्कुल। आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, आप उस समय उस नहीं कुर्सी आती। पर बैठे हुए हैं माई बाप, योर लॉर्डशिप, बिल्कुल। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, बगल में पेशकार खड़ा होकर बोल रहा है, 15 तारीख का चाहिए, 200 रुपया लाओ, जल्दी लाओ, और आप देख रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती है? इस भारतवर्ष में प्रियांक जी, मैं ये बात पूरी गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतवर्ष में यूं तो भ्रष्टाचार हर एक जगह, हर एक कोने में है, लेकिन जुडिशरी जैसी ओवर रेटेड, इनकॉम्पिटेंट और सबसे ज्यादा खुद को खुदा समझने वाली जो सेवा है भारत में, वो केवल और केवल जुडिशरी है। ये
सबसे ज्यादा ओवररेटेड हैं, मोस्ट करप्ट हैं और मोस्ट इनडिफरेंट हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए होती तो ये कोलोजियम नहीं हटवा देते। क्यों 35 या 40 घरानों में, आप कानून के विशेषज्ञ हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था 35-40 घरानों में कैद नहीं है? हाँ, ये बताया जाता है कि 300 से जी 300 से 400 परिवारों के बीच में ही हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी घूमते रहती है। 300 से 400 परिवारों के बीच में 35 से 40 कहता हूं सर। 40। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि सबके निकालिएगा तो वो मिला जुला के 35-40 परिवार में हो जाए। आपने मिलके मतलब आपने गंदगी मचा रखी है, सुअर भाड़ा बना रखा है न्याय के नाम पर, और आप बकवास कर रहे हैं। आप, मैं बोलूंगा, आप मेरे इस हिस्से को काट के मुझे कंटेम्प्ट कर सकते हैं, कर दीजिए। आपके कंटेम्प्ट का वैसे भी कोई महत्व नहीं रहा है महाराज, आपका आचरण कंटेम्प्ट के लायक है। आपके यहाँ लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सबके पैसे बंधे हुए हैं, सबका हिस्सा बंधा हुआ है, और आप क्या बात करते हैं? आप एक चीफ जस्टिस हो गए हैं तो आप कह रहे हैं कि कोलेजियम हमारी ट्रांसपेरेंट है। कैसे ट्रांसपेरेंट है भैया? ये व्यवस्था कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकती है जिसमें व्यालोक को अगर लग रहा है कि प्रियांक के सुपुत्र को जज बनना चाहिए तो वही बनेंगे? ये व्यवस्था ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है? मुझे जरा कोई ये बताए। अगर कोई जज साहब बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो बताएं मुझे। और इस देश में कोई कुछ नहीं कर रहा है। और लोग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि हमारे पुलिस स्टेशन आवारागर्दी के अड्डे हैं। बिल्कुल जानता है कि वहां पर एक FIR करवाना मतलब आसमान से तारे तोड़ के लाना है। नॉर्मल FIR साहब, नॉर्मल FIR आप करवाना चाहें नहीं होगा। अब नहीं होता, प्रियांक करवा लेंगे, व्यालोक करवा लेंगे, उससे मतलब नहीं है। अब्दुल करवा पा रहा है कि नहीं? रमेश करवा पा रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रियांक के पास तो उनके कानून की डिग्री है, व्यालोक के पास उनके जर्नलिज्म का रुतबा है, तो वो करवा लें। लेकिन और उनको भी करवाने का, ये मजे की बात देखिए। अब मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, व्यालोक भाई, मैं एक वाकया आपको बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल जो था वो चोरी हो गया था पिछले साल, 2023 की बात है, जनवरी में। तो वहीं पर लोकल जो थाना था वहां मैं गया, एकदम सिंपल ये करके। तो पहले दिन मेरा मोबाइल चोरी का FIR किसी ने एकदम लॉन्च नहीं किया, और मजबूर होकर के अगले दिन, जब आप समझ सकते हैं कि अब पूरा पीछे से जो बैकिंग हुआ, उसको अगले दिन जाकर के FIR हुआ मेरा, और उस थाने का वो 6ठा FIR था जनवरी महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस थाने का रिकॉर्ड था कि पहली बार मोबाइल फोन चोरी होने पर FIR हुआ था, और वो मेरे नाम दर्ज है कि जो मैंने करवाया था। आप समझ सकते हैं, पहले दिन सिंपल गया, सिपाही तक ने जो है अवहेलना की, ये कर दिया, कह रहे जाइए यहाँ से महाराज, अपना सनहा लीजिए और निकलिए यहाँ से NCR लेकर के, ठीक है। और जब मैं अड़ गया तो अगले दिन उनको पता चला। फिर ऐसा ही एक मामला हुआ था, आप देखते होंगे, चंदाखोरी का मामला सरस्वती पूजा में बहुत हो जाता है, तो उसको लेकर के उसमें भी न जाने कितने लोगों के फोन आ गए थे FIR रोकने के लिए। बड़े बड़े नेताओं के, मैं बता दूं आपको, बड़े बड़े माफिया के फोन आ गए थे। लेकिन चूंकि मैं वहां बैठा हुआ था और मैंने किसी की चलने नहीं दी, तो मजबूरी में जो है थाना प्रभारी को जो है फिर मुझे FIR करवाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सोच रहा था कि जब तक अपना परिचय मैंने नहीं दिया तब तक वो मुझे भगाने के मूड में थे और आलतू फालतू बोल रहे थे, गलत जबान का प्रयोग कर रहे थे। जब मैंने हड़काना शुरू किया तब जाकर के जो है फिर वो बैठे, उन्होंने मुझे कुर्सी दी बैठने के लिए। मैंने कहा कि कुछ और ना समझो, नहीं तो सीधा कर दूंगा। तो तब जाकर के फिर वो कंट्रोल में आए। तो आम लोगों को, आम लोग बहुत स्थिति खराब है। फिर मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि नवादा में जो शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों ने, दलितों ने महादलितों का घर जला दिया था, आपको याद होगा शायद, बिहार के नवादा जिले में। हाँ, उसमें मीडिया का क्या आता है, दबंगों ने घर जलाया महादलितों का। तो प्रथम दृष्टया मुझे क्या लगा कि कोई स्वर्ण जाति होगी, राजपूत भूमिहार, उसने जला दिया होगा। पहली लाइन देख करके मुझे यही लगा। जब मैंने नीचे देखा करिए तो पासवान जी लोग हैं, तो मीडिया ने देखिए कितनी चालाकी से गेम खेला कि दलितों ने महादलितों का घर नहीं जलाया, दबंगों ने महादलितों का घर जलाया। आप समझिए कि अगर यही काम किसी भूमिहार राजपूत ने किया होता तो वो क्या लिखते। प्रभु, ऐसा है
हाँ, कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के लेवल पर आके बात करनी पड़ रही है, ये इस देश का करने पड़े, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य लेकिन है, बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि 85% मामले जो होते हैं वो तथाकथित नियो लिबरल्स जो हुए हैं ना, यादव जी, कुर्मी जी, इन लोगों के इन्हीं मामले पे हुए होते हैं, हैं। ये जो आपने एससी होते हैं, एसटी के हाँ। मामले देखे हैं, इनमें तथाकथित हम्म। सवर नहीं होते हैं। लेकिन दर्शकों नहीं होते हैं, श्रोताओं, ज्यादा वही करते हैं। अब बात जितनी भी हुई, देखिए दो तीन चीजें जो मैं अब अपने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बिल्कुल पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। सुभाष ने आत्महत्या की। ये आत्महत्या नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है बाकायदा। मर्डर, चाहे बिल्कुल, पुलिस हो, बिल्कुल। चाहे कानून हो, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। चाहे हमारा पेशा हो, जो भी हो, बिल्कुल। हम सब ने सुभाष को फेल किया और वो मारे गए। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे कुछ नहीं क्या होगा। इस होगा? देश में जैसे होता है, 2-3 दिन का सियापा मचेगा। जिस दिन उसका फिर से वही चलेगा। निर्भया के खिलाफ, निर्भया कांड को लेकर लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर थे, उस दिन भी 12 बलात्कार हुए थे दिल्ली में, सोच लीजिए। और जघन्य बलात्कार थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट बिहार में कहती तो, है। बिहार के सहरसा के आसपास एक लड़की को गहरे पर जिंदा जला के मार दिया गया था उसी जी। दिन, लेकिन कुछ नहीं होता। तो हाँ, जी, तो होने का केवल ये है कि आप और हम सतर्क रहें, और आप और हम बिल्कुल। अपने नेताओं से, जब भी चुनावी मौसम में हो, क्योंकि आपका और मेरा ये चुना हुआ नहीं है, लेकिन ये चुना हुआ है। यही तंत्र है, यही सिस्टम है, और इसी में, इसी संसदीय लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहनी है। तो आपके नेताजी जब आए तब उनसे बात कीजिए, तब उनसे सवाल पूछिए। आपके प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखिए, आपके कानून मंत्रालय को लगातार इतनी चिट्ठियां भेजिए कि वो परेशान हो जाए। हो आपके जाए। मिलॉर्ड्स को माई बाप वाला सम्मान देना बंद कीजिए, वो नौकर हैं। हर एक बिल्कुल, जो जज है वो नौकर है भाई हमारा, नौकर, जन हमारे सेवक है। पैसों से पल रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसों से पलता है वो। और इतनी बड़ी कुर्सी मखमली लगा के वो खुद को खुदा मियां समझता है। समझता है। नौकर हो यार, नौकर, नौकरी करो। एक दिन हमारे सीजेआई 6 बजे तक काम कर लेते हैं तो पता चला कि अखबारों में निकल जाता है, आज बाप, आज 6 बजे तक। मालिक मौला, ये सामान्य व्यक्ति रोज 12 घंटे 14 घंटे काम करता है। 14-14-15 घंटे पढ़ाता हूँ मैं। भारत देश आज का तबीयत कोई खराब भी हो गई मिडिल तो, हाँ। क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी 12 घंटे से कम मेहनत नहीं करता है। नहीं करता। आप तो 3 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं, मतलब भारत का न्याय तंत्र छुट्टी पर रहता है उन दिनों। वाह, कमाल है। लगभग और 6 महीने जबकि छुट्टी पे 2.5 रहता है करोड़ वो। मुकदमे आपका मुंह रोज चिढ़ाते हैं, आपको रोज थप्पड़ लगाते हैं। तो माय लॉर्ड्स, और आप लोगों की भाषा में योर लॉर्डशिप, क्योंकि आप लोग तो उसके ऊपर भी चला देते हैं ना कंटेम्प्ट, क्या फलनवा का हुजूर का माई बाप का नहीं का है। तो ऐसा है हुजूर कि बहुत दिन हो गई बकैती, अब आप नौकरी कीजिए। और जनता में जो गुस्सा आ रहा है ना सर, किसी दिन आपके मन से भी काले जो कपड़े हैं ना, काले कपड़े जो पहन के आप घूमते हैं, जनता कहीं उसको फाड़ फूड़ ना दे, ये देखिएगा बस। हो ही रहा, दर्शकों, वही हम लोग साथ हो तो कर ही देंगे। दर्शकों फिलहाल उतना ही। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपको भी धन्यवाद। और दर्शकों फिलहाल लेंगे एक विराम, करना है बहुत सारा काम। व्यालोकवाणी को आप इसी तरह स्नेह और प्रेम देते रहें। तब तक के लिए जय सिया राम।